देखो पैटर्न तो मैं वही रखूँगा, स्टैंडर्ड एक एक स्टैंडर्ड को लेता चलूँगा। कोई कोई स्टैंडर्ड क्या है थोड़ा बड़ा है, उसमें मतलब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा है तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। बट अगर हम ऐसे ब्रेक करेंगे ना बीच में से, इसका स्टैंडर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अभी ले लिए, कुछ अगली बार ले लिए, तो सिमिलरिटी नहीं रहेगी, थोड़ा समझने में ठीक से ट्रैक करने में मुश्किल होगी। तो ये वाला जो स्टैंडर्ड है AC6, ये पहले वालों स्टैंडर्ड से थोड़ा और ज़्यादा बड़ा है। इसमें बेसिकली 10 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब A से लेके J तक, तो सारे ही कवर करेंगे। तो आप लोग बड़ा ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्टैंडर्ड है AC6, अब हम एंटर करने जा रहे हैं। इनिशियल असेसमेंट हो गया हमारा, रीअसेसमेंट हो गया, स्कोप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं लैब डिपार्टमेंट की। तो ये पूरा पूरा एक डिपार्टमेंट है, तो लैब सर्विसेज के बारे में ये स्टैंडर्ड बात करेगा। सो लैब सर्विसेज की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्कोप, स्कोप ऑफ लेबोरेटरी। तो अगेन जैसा कि एक कॉमन वर्ड है वो तो हमेशा ही चलेगा, पॉलिसी। हमें अपनी लेबोरेटरी सर्विसेज की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। स्कोप में आएगा हमारे पास क्या क्या स्कोप हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, तो हेमेटोलॉजी ठीक है ना, साइटोलॉजी, सीरोलॉजी एक्सेट्रा, माइक्रोबायोलॉजी है या नहीं है। तो जो हमारे पास सर्विसेज हैं उन सर्विसेज की स्कोप हमें डिफाइन करना पड़ेगा पॉलिसी में। और मैं फर्दर ये भी कहूँगा कि आप डिस्प्ले भी करो अपने लैब के आउटसाइड, सैंपल कलेक्शन एरिया के आउटसाइड, बाइलिंगुअल अपनी लैब की स्कोप ऑफ सर्विसेज को हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्कोप में, वो समझिए। कुछ चीज है मैंडेटरी, जैसे आपके पास कुछ स्कोप हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। जो नहीं है वो आप आउटसोर्स कर सकते हो, लेकिन कुछ मैंडेटरी हैं जो आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, आपके यहीं अवेलेबल होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास स्कोप क्या है। जनरल स्कोप जो हमारे पास क्लिनिकल जो फैसिलिटी है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए ICU है तो ABG होना तो मैंडेटरी हो गया ना। कार्डियक हॉस्पिटल है तो कार्डियक एंजाइम, तो ये तो मैंडेटरी हो गया ना। तो इस तरीके से करके हमारे पास जो चीज़ें क्रिटिकल हैं या जिसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उस सर्विसेज के लिए, उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट लैब फैसिलिटी या वो टेस्ट की फैसिलिटी इन द प्रेमाइसेज होना चाहिए। अब इन द प्रेमाइसेज का मतलब आप समझ लीजिए, इसमें दो चीजें। इन द प्रेमाइसेज जो है वो सेल्फ भी हो सकता है हॉस्पिटल का, या आउटसोर्स्ड भी हो सकता है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, आउटसोर्स कर सकते हैं, बट विद इन प्रेमाइसेज होना की पॉइंट है। विद इन प्रेमाइसेज वहीं हॉस्पिटल में सर्विसेज अवेलेबल होना चाहिए, कहीं बाहर ना जाना पड़े, राइट। तो आउटसोर्स्ड भी दो तरीके से होता है, एक आउटसोर्स्ड बट विद इन प्रेमाइसेज एंड आउटसोर्स्ड आउटसाइड प्रेमाइसेज। तो जो मैंडेटरी टेस्ट हैं वो हमारे आउटसोर्स्ड हो सकते हैं बट विद इन प्रेमाइसेज होना चाहिए, या फिर सेल्फ खुद की लैब है तो बेटर है। नाउ अब हम बात करते हैं, हमारे पास स्कोप हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, एक तो आता है आपका एडिक्वेट स्पेस,
नो क्रॉस कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है मैन पावर, मैन पावर भी हमारे पास एडिक्वेट होना चाहिए। और तीसरा आता है इक्विपमेंट, वो भी हमारे पास लैब में एडिक्वेट अवेलेबिलिटी होना चाहिए इक्विपमेंट की, जिससे कि नो डिले इन रिपोर्टिंग डिले ना हो। समझ रहे हैं? अगर इक्विपमेंट कंप्लीट नहीं होंगे यानी कि एडिक्वेट नहीं होंगे जितना इक्विपमेंट चाहिए एज पर दी लोड, तो क्या होगा? रिपोर्ट देर में आएंगी, डिले होगा, तो जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो NABH के स्टैंडर्ड कहते हैं कि क्वालिटी तो मेन पैरामीटर है ना स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, तो क्वालिटी डाउन नहीं होना चाहिए। किसकी वजह से? मैन पावर लेस है, इक्विपमेंट लेस है, या जो हमारा स्पेस है वो कंजेस्टेड है, क्रॉस कंटेमिनेशन है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो लैब जब भी हमारे हॉस्पिटल में हम प्लान कर रहे हैं, अगर नहीं बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर पहले से है तो हमें ये सब चीज़ें उसमें फॉलो करनी पड़ेंगी। किसी भी वजह से हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये एक तो ये रिक्वायरमेंट है NABH में सबसे ज़्यादा। नाउ प्रॉपर पॉलिसी या गाइडलाइन होना चाहिए किसके लिए? फॉर टेस्ट कलेक्शन। ठीक है, टेस्ट का मतलब कौन कौन से टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं, स्कोप। ठीक है, कलेक्शन, टेस्ट को कलेक्ट कैसे करें, आइडेंटिफिकेशन, सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेसिमेन एज पर BMW लेटेस्ट गाइडलाइंस। समझ रहे हैं? हमारे हॉस्पिटल में जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो एक ये रिक्वायरमेंट समझ लीजिए कि हमारा सैंपल कलेक्शन एरिया प्रोसेसिंग एरिया से, जहाँ पर हम टेस्ट को प्रोसेस करते हैं, सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लैब में जहाँ पर टेस्ट प्रोसेसिंग करते हैं वहीं पर अंदर बुला के आप सैंपल भी कलेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, दूसरी चीज़ आप समझिए, प्रोसेस हर चीज़ का डिफाइंड होना चाहिए। आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो डेफिनेटली एक तो UHID से लिंक होना चाहिए जिस भी पेशेंट का टेस्ट है वो। दूसरा, आप कोई लैब ID या रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, चाहे वो आउटसोर्स्ड ही क्यों ना हो। आउटसोर्स लैब से भी अगर टेस्ट हो रहा है तो उसमें भी हमारा लिंक होना चाहिए, UHID का, पेशेंट का मेंशन होना चाहिए, तभी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। और आइडेंटिफिकेशन मींस हर जगह आइडेंटिफिकेशन। सैंपल जो कलेक्ट किया जाएगा उस पर हमें लेबल करना होगा, पेशेंट का नाम, UHID। रिपोर्ट जो होगी वो भी स्टैंडर्ड कहता है कि स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज्ड मैनर मतलब क्या? प्रॉपर लेटर हेड पर होगी। ठीक है, और क्या होगा? तो हम एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं जैसे मोटा मोटा। हाउएवर इसके लिए हमारी डिटेल्ड पॉलिसी होना चाहिए। तो कलेक्शन के लिए जैसे बताया कलेक्ट कैसे होगा, तो उसके लिए आप कोई किट बना सकते हैं, सैंपल कलेक्शन किट। ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्टाफ को PPE वियर करना है। जो वाइल्स होती हैं या वैक्यूटेनर जिसको बोलते हैं, उसका
ऑर्डर ऑफ ड्रॉ आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और डिस्प्ले करने के साथ साथ स्टाफ को ट्रेनिंग भी होना चाहिए, उनको पता भी होना चाहिए कि किस कलर के वैक्यूम ट्यूनर में कौन सा टेस्ट के लिए सैंपल लेना है। तो वो सब आपकी कलेक्शन पॉलिसी में आ सकता है, डिटेल्ड पॉलिसी हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन का मैंने बताया ही आपको, पेशेंट का नेम, UHID, ठीक है ना, लैब नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं, सैंपल पर भी, रिपोर्ट पे भी। स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में रिपोर्ट प्रिंट होंगी, मतलब लेटर हेड होगा प्रॉपर तरीके से, उस पर ये सब चीज़ें, नेम, UHID, ठीक है ना, टेस्ट का रिजल्ट, डेट, टाइम, डॉक्टर के साइन, नेम, स्टैम्प, ये सब चीज़ें बेसिकली किसी भी रिपोर्ट को हम प्रिंट करेंगे उसमें ये मोटा मोटा ये बेसिक चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। सेफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग की बात की है इसमें, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए कोई किट होगी। अगर कोई बाहर से टेस्ट लेने के लिए आता है, सैंपल कलेक्ट करने के लिए आता है, जो हमें टेस्ट बाहर भेजने होते हैं, उसके लिए जो पर्सन आएगा वो एक किट लेके आएगा, ठीक है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना। और विद इन प्रीमाइसेज, हॉस्पिटल में भी अगर हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने एक कोई किट बना के रखनी है जिससे कि सेफ ट्रांसपोर्टेशन हो टेस्ट लैब का, सैंपल का। फिर बात आती है डिस्पोजल की, तो जो डिस्पोजल करना है वो एज पर BMW रूल्स करना है। तो हमें क्या करना है, प्री ट्रीटमेंट, वो रूल्स क्या कहते हैं कि प्री ट्रीटमेंट फॉर लिक्विड वेस्ट, तो इसके लिए भी पॉलिसी बनाना होगा कि किस तरीके से करके हम डिस्पोजल करेंगे। तो एक डिटेल्ड पॉलिसी बनेगी इस प्रोसेस के लिए, ठीक है, क्लियर है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं टेट। अब जो ये रिपोर्ट बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनेगी, बट हमें एक टेट डिफाइन करना होगा। टेट क्या होता है, टेट पता है, टेट मीन्स टर्न, इसका फुल फॉर्म होता है टर्न अराउंड टाइम, यानी कि सैंपल रिसीविंग टाइम एंड टेस्ट कंप्लीशन एंड रिपोर्टिंग टाइम। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो टाइम लगा, उसको हम टेट बोलते हैं। तो ईच टेस्ट, हर टेस्ट के लिए हमको लैब में जितने भी हम टेस्ट करते हैं, अब ईच टेस्ट का मतलब ये नहीं कि हम इन हाउस के लिए तो करते हैं, आउटसोर्स्ड का बोलते हैं कि वो करते हैं, नहीं। चाहे आउटसोर्स टेस्ट हैं तो हम दूसरी लैब से मांगें, उनसे पता करें कि क्या टेट है, और अगर हमारी इन हाउस लैब है, जो भी टेस्ट है उसका टेट डिफाइंड होना चाहिए फॉर ईच टेस्ट। और देन डिफाइंड है तो इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं आप, किसी नोटिस बोर्ड पर लैब में लगा भी सकते हैं, सारे टेस्ट जो हम टेस्ट करते हैं, किस टेस्ट को करने में हम कितना टाइम लगाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करूं मैं, तो इसका एक रजिस्टर भी होना चाहिए, उस रजिस्टर में हम टेट को मॉनिटर भी करें। जैसे हम पहले वाले स्टैंडर्ड में इनिशियल असेसमेंट में हम क्या मॉनिटर कर रहे थे, इनिशियल असेसमेंट टाइम, ऐसे ही टेट हमें मॉनिटर भी करना है कि जो हमने डिफाइंड टेट किया है कि हमारी, मान लीजिए ये लैब टेस्ट की रिपोर्ट इतने टाइम में 10 मिनट में आ जाती है, तो क्या 10 मिनट में आ रही है, ये हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। और अगर नहीं आ रही है तो इट मीन्स अगेन डिले हो रहा है, और डिले हो रहा है उसकी वजह क्या हो सकती है, मैन, मटेरियल, ठीक है ना, या तो इक्विपमेंट एडिक्वेट नहीं है या फिर मैन पावर एडिक्वेट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमें नेसेसरी फिर करेक्टिव एक्शन लेना होगा। तो टेट के लिए टेट रजिस्टर होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट बना सकते हैं, पेशेंट का नेम, UHID, सैंपल रिसीविंग टाइम, कौन कौन से टेस्ट हैं, टेस्ट का रिपोर्टिंग टाइम, और देन टेट, कितना टेट आया। और देन अगर टेट बियॉन्ड जो आपका डिफाइंड टेट है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो आपको फिर नेसेसरी एक्शन लेने का भी ज़रूरत है, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा कि क्या आपने करेक्शंस किया, क्या आपने नोट डाउन किया, ठीक है।
अब हाँ, अब हम बात करेंगे क्रिटिकल रिजल्ट्स की। ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे, समझ में तो आ रहा है। स्कोप हो गया है ना, हैंडलिंग, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, वो सब बातें होगी। टैट हो गया। अब क्रिटिकल रिजल्ट्स क्या है? देखिए कुछ टेस्ट जो हैं, कोई भी टेस्ट है, उन सब टेस्ट की एक रेंज होती है ना, कि इतने से इतने आए तो नॉर्मल है। जैसे प्लेटलेट मान लीजिए 1.5 टू 2.5 लगभग लाख है, तो नॉर्मल रेंज है। एक होता है उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस, जैसे किसी के प्लेटलेट मान लीजिए 4 लाख हो गए तो प्लस है, किसी के प्लेटलेट मान लीजिए 1 लाख हो गए, या मान लीजिए 80,000 हो गए, तो ये माइनस है। तो इसको नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल में थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है पेशेंट को, कंडीशन, बट इसको क्रिटिकल नहीं कहेंगे। क्रिटिकल किसको कहेंगे? मान लीजिए उसके प्लेटलेट काउंट जो है 20,000 या किसी किसी जगह 40,000 से लेस है, लेस देन 40,000, 30,000, 20,000, वॉट एवर, जो भी आपने अपनी कमेटी में डिस्कस करके जो पॉलिसी बनाई हुई है, या 10 लाख से ज़्यादा है, या हीमोग्लोबिन मान लीजिए किसी पेशेंट का 6 से कम है, कुछ कुछ जगह 5 से कम भी रखते हैं, अलग अलग लेबोरेटरी का अलग अलग पैरामीटर है। वो आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे, हर चीज़ का पॉलिसी बनेगा कि मेरे हॉस्पिटल में क्रिटिकल रिजल्ट्स जो हैं वो क्या हैं, हर टेस्ट के लिए वो डिफाइन करना होगा पॉलिसी में, एंड देन डिस्प्ले भी करना होगा, जिससे कि लैब स्टाफ को पता लगे। जैसे मैंने देखा, अच्छा ओके, हीमोग्लोबिन तो 6 है, इस पेशेंट का 6 आया है, ओके, इमीडिएटली एक्शन भी लेना होगा और डॉक्यूमेंट भी करना होगा। समझिए इस चीज़ को। अब डॉक्यूमेंट क्या करना होगा? आपने क्रिटिकल रिजल्ट का पॉलिसी बना दिया, आपने क्रिटिकल रिजल्ट डिफाइन कर दिए, डिस्प्ले कर दिया कि ये टेस्ट का ये क्रिटिकल वैल्यू है। अब जैसे ही वो क्रिटिकल वैल्यू आती है, इसके लिए भी हमें एक रजिस्टर बनाना होगा, इस चीज़ को भी हमें डॉक्यूमेंट करना है, रजिस्टर बनाना है। तो क्या करेंगे क्रिटिकल वैल्यू रजिस्टर में? हम नोट डाउन, सेम पेशेंट का नाम, UHID, एज, सेक्स, वो तो रहेगा ही रहेगा। क्रिटिकल वैल्यू क्या है? वो वैल्यू इन्फॉर्म्ड टू। अब ये क्या चीज़ है? मतलब जब भी क्रिटिकल वैल्यू आएगी तो कंसर्न्ड डॉक्टर को बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो उस वार्ड में या ICU में, और अगर पेशेंट आउट पेशेंट है तो डायरेक्टली उस पेशेंट को या उसके रिलेटिव को, जिसका भी कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे पास है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि पेशेंट का ये क्रिटिकल वैल्यू है, प्लीज़ टेक इमीडिएट एक्शन। इन्फॉर्म्ड बाय, किसने इन्फॉर्म किया उसका नाम डिटेल आएगा, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, कितने बजे हमने इन्फॉर्म किया, वो डेट एंड टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट, एंड देन रिमार्क। अगर उन्होंने कुछ बोला कि नहीं रिपीट टेस्ट करिए या कुछ करिए तो वो रिमार्क लिख लेना है, और वी हैव टू इन्फॉर्म, राइट। सो ये क्रिटिकल वैल्यू को भी हमें रिकॉर्ड करना है। इसके लिए क्या टाइम फ्रेम है? एज पर दी गाइडलाइंस जितना मैंने पढ़ा है, मैक्सिमम 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स मैक्सिमम बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका छोटा सा हॉस्पिटल है, थोड़ा बहुत 2-4 टेस्ट होते हैं, आपको 15 मिनट की आज़ादी मिल गई कि हम आराम से 15 मिनट में क्रिटिकल वैल्यू है इसको इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, ये उन बहुत बड़े सेटअप्स के लिए है जहाँ पर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, स्टाफ के पास इतना टाइम नहीं होता कि इन्फॉर्म कर दें। तो मैक्सिमम टाइम दिया गया है कि 15 मिनट्स। अदरवाइज तो आपको जैसे ही आपने क्रिटिकल वैल्यू
देखा किसी टेस्ट का, इमीडिएटली विद इन 1 to 2 मिनट 3 मिनट, या आप अपनी पॉलिसी बना सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में मैक्सिमम 5 मिनट्स में कोई भी क्रिटिकल वैल्यू उसको हम इन्फॉर्म डॉक्टर को कर देते हैं। ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखते रखते और हमें क्या करना है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है। अगर कोई रिपोर्ट हमने पेशेंट को दी तो डेफिनेटली वो स्टैंडर्डाइज मैनर में होगी, जैसे मैंने बताया नेम UHID सारी चीज़ें होंगी। बट उस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ हो गई, मान लीजिए पेशेंट का नेम मिस्टेक हो गया, नेम मिस्टेक, नाम ही गलत हो गया, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या वैल्यू जो लिखा था वो मिस्टेक हो गया, जैसे लिखना था 5.6 लिख दिया 5.6, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको सबसे पहले ये समझ लो बोलते क्या, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग एरर है, रिपोर्टिंग एरर। अब ऐसा कोई एरर अगर होता है, रिपोर्टिंग में कोई एरर होता है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, बिफोर डिस्पैच और आफ्टर डिस्पैच। इसके लिए भी हमें एक रजिस्टर बनाना होता है, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग एरर रजिस्टर। जब भी कोई रिपोर्टिंग एरर होगा, इस टाइप की मिस्टेक होगी, तो हम उसमें नोट डाउन करेंगे कि ये पेशेंट का नाम था, ये UHID था, ये एरर हुआ था, एंड देन रीजन, कॉज ऑफ एरर, कैसे हो गया वो एरर, स्टाफ वाज सो मच बिजी, स्टाफ ने ध्यान से रिपोर्ट प्रिंट नहीं किया, वॉट एवर कॉज लिखना है, उस पर एक्शन कर लेना है। अगर हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। तो सबसे पहले तो जब भी कोई एरर होगा तो हमें करना क्या है, रिपोर्टिंग एरर हुआ, करेक्टिव एक्शन करेंगे हम। करेक्टिव एक्शन क्या होगा, सो बिफोर डिस्पैच है, अगर हमने अभी रिपोर्ट डिस्पैच नहीं की है, डॉक्टर ने मान लीजिए चेक किया, साइन करने से पहले देखा अरे इसमें तो मिस्टेक है, तो उस रिपोर्ट को करेक्ट किया जाएगा। करेक्ट करने के बाद साइन करके फिर पेशेंट को दिया जाएगा। बट अगर आफ्टर डिस्पैच है, पेशेंट को रिपोर्ट चली गई, बाद में पता चला कि पेशेंट के पास गलत रिपोर्ट चली गई है, उसको रिकॉल किया जाएगा, रिपोर्ट को वापस मंगाया जाएगा और उसको अमेंड किया जाएगा। अमेंड करके यानी कि करेक्शंस करके उसको रिपोर्ट को देना होगा। लेकिन जब भी ऐसा करेंगे तो उसमें एक हमें कॉशन डालना पड़ेगा, जो हम नीचे बेस में अपने लेटर हेड पे डाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें अमेंडेड रिपोर्ट, प्लीज इग्नोर प्रीवियस रिपोर्ट या प्रीवियस इश्यूड रिपोर्ट। अब ये तो हो गया अमेंडमेंट हमने कर दिया रिकॉर्ड में, रिपोर्ट में, और पेशेंट को दे दी। बट ये जब हार्ड कॉपी में, तब हमने बुला लिया पेशेंट को, बोला कि आपकी रिपोर्ट में कुछ करेक्शंस हैं और हमने करेक्शन करके दे दिए। लेकिन अगर यही चीज़ मान लीजिए हॉस्पिटल एडवांस है, उसने सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है और रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन जनरेट होती है, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में आपको एक तो जो लिंक है वो आप पेशेंट को दोबारा भेज सकते हैं मेंशन करके अमेंडेड रिपोर्ट, और पेशेंट को फ़ोन करके इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि सर या मैम आपने अगर पहले से रिपोर्ट डाउनलोड कर रखी है तो उसमें कुछ करेक्शंस हैं, आप उसको प्लीज़ अपने सिस्टम से डिलीट कर दीजिए, करेक्ट रिपोर्ट देख लीजिए। या डाउनलोड का फंक्शन ही नहीं है, डायरेक्ट पोर्टल पे ही चेक कर सकते हैं,
तो पोर्टल पर आप करेक्ट रिपोर्ट चेक कर लीजिए, किसी को भी शो करना हो तो आप उसको दिखाइए, सो दैट कि कोई भी गलत रिपोर्ट पेशेंट किसी डॉक्टर को ना दिखा सके। अदरवाइज उसके सारे डिसीजन जो हैं ट्रीटमेंट के वो टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे होंगे और जो गड़बड़ हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो हम आउटसोर्स करेंगे, ये तो हमारा इन हाउस का हो गया। जब हम टेस्ट आउटसोर्स करेंगे, मान लीजिए कुछ टेस्ट हम नहीं करते हैं लैब के और वो हम बाहर किसी को भेजते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए एक MOU, जिसको हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, टाई अप भी बोलते हैं, डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। राइट, उस एग्रीमेंट में किस चीज का ध्यान रखना है, कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं, NABH कहता है आप एग्रीमेंट करिए, लेकिन जो आउटसोर्स्ड लैब है, क्योंकि हम उसको टेस्ट दे रहे हैं और हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आउटसोर्स्ड फैसिलिटी है, जो आउटसोर्स्ड लैब है, वो भी क्वालिटी फॉलो करे। तो कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, करना ही चाहिए, इट्स मैंडेटरी। और वो उन क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस आउटसोर्स लैब में विजिट करना है, ऑडिट करना है। इधर आप हाफ ईयरली कर सकते हैं या फिर मिनिमम वंस इन अ ईयर, तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑडिट करना है, ऑडिट की प्रॉपर रिपोर्ट बनाना है, और जहां जहां कमी है आपको वो आउटसोर्स लैब को बताना है कि इन चीज़ों को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। इफ़ दे डोंट, यू कैन चेंज योर आउटसोर्स्ड लैब, क्योंकि क्वालिटी इज़ अवर मेन कंसर्न। अब अगर हम NABH हॉस्पिटल्स ले चुके हैं या लेने जा रहे हैं, तो हमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं क्वालिटी के, जो हम MOU में मेंशन कर सकते हैं, या हम जब जाएं लैब में विजिट करने तो चेक कर सकते हैं। जैसे क्या वो UHID पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जो पर्सन MOU में जो मेंशन करना है, जो पर्सन सैंपल कलेक्ट करने आएगा, पर्सन फॉर सैंपल कलेक्शन, उसका ID कार्ड हम मांग सकते हैं। वी नीड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन हु इज कमिंग टू कलेक्ट द सैंपल। कोई और सैंपल लेके चला गया, कोई गड़बड़ हो गई, तो पेशेंट की तो रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वी नीड टू नो द पर्सन। देन उसको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं है तो उसको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है कि कैसे सैंपल कलेक्ट करना है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके पास किट होना चाहिए सैंपल कलेक्ट करने के लिए, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करेगा, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। उनके पास प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल होना चाहिए एज पर BMW गाइडलाइंस। और क्रिटिकल रिजल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये उनको भी बताना है कि कोई भी क्रिटिकल रिजल्ट्स अगर है तो वो हमको विद इन जो भी आप टाइम फ्रेम डिफाइन करते हैं 15 मिनट या 10 मिनट्स इन्फॉर्म करना है। तो ये उस पर भी लागू होगा, आउटसोर्स लैब पर ही, राइट। क्रिटिकल रिजल्ट्स उनको, टेट उनको भी डिफाइन करना होगा, मतलब हमारे MOU में टेट डिफाइंड होना चाहिए कि कौन से टेस्ट को कौन कितनी टाइम में वो कर देंगे, ये चीज़ भी मेंशन होना चाहिए MOU में, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वो NABL एक्रेडिटेड लैब है
तो आपको लेस वरी है, फिर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करिए, क्यों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी NaBl है, तो डेफिनेटली वो क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं वो फॉलो कर ही रहे होंगे। सो इट इज़ प्रिफर्ड कि आप अपने टेस्ट जो आउटसोर्स कर रहे हैं वो ऐसी लैब से करें जो NaBl एक्रेडिटेड लैब हो। तो क्वालिटी तो डेफिनेटली NaBl ने जब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, NaBl ने जब एक्रेडिट कर दिया, तो क्वालिटी तो वो फॉलो कर ही रहे होंगे। हाउएवर हमें वंस इन अ ईयर ऑडिट तो करना ही होगा, राइट। और MOU में भी जो है वो क्वालिटी पैरामीटर मेंशन करने ही होंगे, बट यहां पर हमें कंप्लायंस जो है वो या तो मिलेंगी ही नहीं या फिर बहुत लेस मिलेंगी, क्योंकि लैब NaBl एक्रेडिटेड होगी। तो ये भी एक रिकमेंडेशन है कि जो भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं लैब टेस्ट, वो NaBl एक्रेडिटेड लैब से करें। तो बेसिक मोटा इस वाले स्टैंडर्ड में AAC 6 में ये सब बातें होती हैं। अगले जो स्टैंडर्ड है उसमें हम आगे का टॉपिक लेंगे। ठीक है, थैंक यू।